जहां हमने पिछले पार्ट में देखा कि फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का यूज करके समय में 500 ईयर्स पीछे आ चुका है। फैंग युआन विंडो के सामने खड़ा आसमान को देख रहा था। पानी की बूंदें उसके शरीर को छू रही थीं। उसने स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को समय में पीछे जाने के लिए यूज किया था। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा 10 बिग मिस्टिकल गू रैंकिंग में 7वें नंबर पर आता है। आसान शब्दों में कहें तो एक तरह से फैंग युआन का पुनर्जन्म हो चुका था। फैंग युआन आंखें बंद करके कहता है, 500 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ये तो एक सपने जैसा है। लेकिन फैंग युआन जानता था कि ये कोई सपना नहीं है। पुरानी कहानियों में लिखा है कि जब भी कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की पावर्स का यूज करता है तो वह समय में पीछे चला जाता है। पुरानी कहानियों में यही बात सबसे ज्यादा बहस का कारण थी। कुछ लोगों को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई समय में पीछे भी जा सकता है। कुछ लोगों को इस पर लगभग भरोसा था, जबकि कुछ लोगों को पूरा यकीन था कि हाँ, कोई समय में पीछे भी जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की पावर्स का यूज करता था तो उसे इसकी कीमत अपनी जिंदगी और अपनी ड्राइविंग फोर्स जो उसे कल्टीवेशन से मिलती थी उससे चुकानी पड़ती थी। आसान शब्दों में समझाऊं तो मान लीजिए कि 2026 में पर्सन ए का पावर लेवल 100 है, लेकिन जब वह स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की पावर्स का यूज करके समय में पीछे जाता है, मान लीजिए कि वह 2001 में पहुंच जाता है। उसके पास 2026 तक की सारी यादें रहती हैं, लेकिन पर्सन ए का पावर लेवल 0 हो जाता है। उसे फिर से अपने पावर्स बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि समय में पीछे जाना, कल्टीवेशन का रीस्टार्ट हो जाना और इसका कोई प्रूफ न होना, इसी कारण लोगों को इस पर यकीन नहीं होता था। लोगों को लगता था कि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का यूज करने के बाद इंसान बस गायब हो जाता है, क्योंकि इसका कोई सबूत ही नहीं बचता था। फैंग युआन अपने मन में सोचते हुए कहता है, अफसोस की बात है, मैंने हजारों लोगों को मारा था, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था, यहाँ तक कि मैंने हेवन तक को नहीं छोड़ा। इतनी कोशिशों के बाद मुझे स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा मिल ही गया, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा मेरे साथ समय में पीछे नहीं आया। इंसान हर क्रिएचर से बड़ा है। दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे वे हजारों की गिनती में हों या लाखों की गिनती में, इंसान उन सभी में सबसे ऊपर है। फिर हमें बताया जाता है, गू आर द एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ। इस दुनिया में हजारों गू हैं और हर गू एक दूसरे से अलग दिखता है। हर गू की अपनी अलग पावर होती है। जैसे स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा जो कुछ इस तरह दिखता है, एक वर्म जैसा। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का यूज समय में पीछे जाने के लिए किया जाता है। कुछ गू एक ही बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, कुछ गू 2 या 3 बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं। वहीं कुछ गू ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। उनके इस्तेमाल की कोई लिमिट नहीं होती। फैंग युआन को लगता है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा उसी तरह का गू है जिसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। फिर फैंग युआन अपने मन में कहता है, अगर स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा चला भी गया है तब भी मैं उसे फिर से रिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। फैंग युआन अपने मन में सोचता है, 500 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे जीनियसेस को देखा है। कई सारे लोग तो अभी तक इस दुनिया में आए भी नहीं हैं। मुझे आने वाले 500 ईयर्स का हर पल याद है। मैं अभी वो जानता हूँ जो क्लैन एल्डर्स तक भी नहीं जानते। अभी फिलहाल के लिए सबसे जरूरी चीज मेरी कल्टीवेशन है। मैंने अभी तक अपना एपर्चर भी ओपन नहीं किया है, जो कि मेरे गू मास्टर बनने का पहला कदम है। अभी मैं बस एक मॉर्टल हूँ जो कभी भी मर सकता है। अब मैं आपको रेवरेंड इंसैनिटी के कुछ मेन टॉपिक्स समझा देता हूँ। पहला, गू आखिर है क्या? गू असल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक लिविंग क्रिएचर है। हर गू अपनी अलग पावर होल्ड करता है। इन गू को आपको खाना भी खिलाना पड़ता है। आसान शब्दों में कहूँ तो गू एक लिविंग क्रिएचर है जो लगभग एक वर्म यानी कीड़े जैसा दिखता है। हर गू की अपनी अलग अलग ताकत होती है, जैसे स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा जिसका पावर समय में पीछे जाना है। दूसरा, फूड। क्योंकि गू एक लिविंग क्रिएचर है इसलिए उसे भी खाने की जरूरत पड़ती है। अगर गू खाना नहीं खाएगा तो वह मर भी सकता है। हर गू का खाना अलग अलग होता है। कुछ पत्थर खाते हैं, कुछ पत्ते और कुछ खून भी पीते हैं। तीसरा, एपर्चर। एपर्चर इंसान के पेट के आसपास होता है, लेकिन ये इनविजिबल होता है। बाहर से देखने पर आसानी से दिखाई नहीं देता। इसी एपर्चर के अंदर प्राइमीवल सी होता है। अब प्राइमीवल सी को आसान भाषा में समझें। मान लीजिए मुझे अपने गू की पावर यूज करनी है, लेकिन गू को भी एनर्जी चाहिए, तो वह डायरेक्टली मेरे प्राइमीवल सी से प्राइमीवल एसेंस लेकर अपनी पावर एक्टिवेट करता है। अगर मेरा प्राइमीवल सी खाली हो जाएगा तो मैं अपने गू की पावर यूज नहीं कर पाऊंगा। चौथा, वाइटल गू। वाइटल गू किसी भी इंसान का पहला गू होता है। ये गू अपने मालिक की सोल से जुड़ जाता है। अब आगे स्टोरी में फैंग युआन अपने मन में सोचता है, मुझे भूलना नहीं चाहिए कि बिना प्रॉपर फाउंडेशन के जितनी भी ट्रेजर लोकेशंस हैं वे सब बेकार हैं। फैंग युआन चाहता है कि वह जल्द से जल्द अपने फाउंडेशन लेवल को बढ़ाए। अगर वह अपनी
पिछली जिंदगी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो इस बार भी लेट हो जाएगा। अपने मन में सोचते हुए फेंग युआन कहता है, जल्द से जल्द कल्टीवेट करने के लिए मुझे क्लैन के रिसोर्सेज उधार लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस समय मेरे पास कोई पावर या एबिलिटी नहीं है। अगर अभी मैं माउंटेन पर जाऊं तो एक आम जंगली सुअर भी मुझे मार सकता है। अगर मैं 3rd लेवल गू मास्टर बन जाऊं तभी मैं खुद को बचा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 500 इयर्स का एक्सपीरियंस है। पिछली जिंदगी में मैंने डेमोनिक पाथ में कल्टीवेशन किया था। ये चिंग माओ माउंटेन कितना छोटा है और गू युए विलेज तो एक जेल जैसा लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए यही जगह मुझे सुरक्षित रखेगी। तभी कमरे के अंदर फेंग युआन की उम्र का एक लड़का आता है। वह कहता है, बड़े भाई आप अभी तक विंडो के पास ही खड़े हैं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फेंग युआन का जुड़वा छोटा भाई फेंग झेंग था। फिर फेंग झेंग कहता है, बड़े भाई बहुत देर हो गई है, आप अभी तक सोए भी नहीं। कल अवेकनिंग सेरेमनी है। फेंग युआन का चेहरा हमेशा की तरह शांत और ठंडा था। फेंग झेंग उसके इस कोल्ड लुक पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि फेंग युआन बचपन से ऐसा ही था। फेंग झेंग को कभी कभी फेंग युआन से जलन भी होती थी, क्योंकि जितने भी लोग उसके आसपास रहते थे सब उसे फेंग युआन का छोटा भाई कहकर बुलाते थे। उसे लगता था कि उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। फेंग झेंग कहता है, बड़े भाई सो जाइए, नहीं तो अंकल और आंटी चिंता करेंगे। फेंग युआन मन ही मन हंसते हुए सोचता है, चिंता? उसे अभी तक याद था कि क्लैन मिशन के दौरान उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उस समय वह और उसका जुड़वा छोटा भाई सिर्फ 3 साल के थे। अंकल और आंटी ने उन्हें सिर्फ उनके माता पिता की विरासत की वजह से अपने पास रखा था। बचपन से ही उन दोनों भाइयों के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन दोनों का व्यवहार बदल गया था, क्योंकि अब वे दोनों भाइयों को एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगे थे। फेंग युआन को याद था कि उसका छोटा भाई फेंग झेंग एक ए ग्रेड टैलेंट था, जबकि फेंग युआन सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट था। इसी वजह से पिछली जिंदगी में फेंग युआन को अपने छोटे भाई से जलन होती थी। कई बार फेंग झेंग अनजाने में अपने बड़े भाई के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देता था। किस्मत को मजाक करना पसंद है। बड़ा भाई सी ग्रेड और छोटा भाई ए ग्रेड। जब अवेकनिंग सेरेमनी का रिजल्ट आया था तब पूरा क्लैन हैरान रह गया था। अचानक दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। फेंग युआन नफरत करता था कि पिछली जिंदगी में उसके पास टैलेंट की कमी थी। वह नफरत करता था कि पूरे क्लैन में किसी के पास भी दिल नहीं था। वह नफरत करता था कि किस्मत इतनी बकवास कैसे हो सकती है। लेकिन फिर फेंग युआन अपने मन में सोचता है, क्या नाराज रहने से कोई फायदा है? नहीं, बल्कि मुझे दूसरे नजरिए से सोचना चाहिए। मुझे पता है मेरा छोटा भाई कैसा है, अंकल और आंटी कैसे हैं। मुझे यह भी पता है कि अगले 500 इयर्स में मेरा कौन कौन दुश्मन बनेगा। ताकतवर हमेशा कमजोर को खा जाता है। जो ताकतवर होगा वही इस दुनिया पर राज करेगा। हर कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है और अपनी 500 इयर्स की जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है, अब मेरा दिल सिर्फ एक ही चीज चाहता है, इमॉर्टैलिटी हासिल करना। इसके बाद फेंग युआन अपने छोटे भाई से कहता है, अब तुम जा सकते हो। उसकी बात का जवाब देते हुए फेंग झेंग कहता है, ठीक है बड़े भाई, फिर कल सुबह मिलते हैं।